परम पुरुष बाबा को सादर प्रणाम करते हुए आप लोगों के हृदय कमल पर स्थित परम पुरुष को प्रणाम करता हूँ। आज के विमर्श का विषय है वृत्ति, बुद्धि और बोधि। इंस्टिंक्ट, इंटेलेक्ट एंड इंट्यूशन। ये एक कोइंसिडेंस है इंग्लिश और हिंदी में। वृत्ति, बुद्धि, बोधि तीनों बौ से शुरू होता है, इसलिए बौ क्यूब कह सकते हैं इसको। और इंग्लिश में भी इसका इंस्टिंक्ट, इंटेलेक्ट एंड इंट्यूशन, आई क्यूब। अच्छा टॉपिक है। ये हम लोग जानते हैं कि ये फिजिक्स और मेटाफिजिक्स की दुनिया में भी कुछ लेट मैं इसलिए कहता हूँ कि इसके पूर्व ही माइक्रोवाइटा प्रोपोनेंट भगवान श्री आनंद मूर्ति जी ने इन विषयों पर अपने फिलॉसफी में, अपने आइडियोलॉजी में सारा कुछ बहुत ही 5वीं दशक में ही उन्होंने सारी बातें दे दी हैं मानवता को। विज्ञान का एक कुछ लेटर डेवलपमेंट है। हम लोग जानते हैं कि ये बुद्धि, ये सेंसेशन और सेंसेशन में कुछ मन का एहसास, ये माइंड फैक्टर को आज से लगभग 30-40 वर्ष पूर्व तक फिजिक्स ने माइंड को इनकॉर्पोरेट नहीं किया था। साइंस का पायोनियर फिजिक्स है और उसका पैरेलेंस था कि ये लिटरेरी टर्म है मन। तो जो विज्ञान की, फिजिक्स की लेबोरेटरी ओरिएंटेड उनका डिसिप्लिन है, उसमें यह इनकॉर्पोरेटेड नहीं था। लेकिन बाद में जब एक समिट हुआ साइंटिस्टों का, फिजिसिस्टों का, तो उन लोगों ने इसको इनकॉर्पोरेट कर लिया इस आधार पर कि वो लोग जो माइन्यूट पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन्स बहुत पहले आ चुका था, और सब इससे भी सटलर पार्टिकल्स को के एक्टिविटीज को वो उसके ओरिएंटेड वो रिसर्च करते चले आ रहे थे इस सारी दुनिया में। लेकिन जब उन्होंने देखा कि अंडर माइक्रोस्कोप ये जो माइन्यूट पार्टिकल्स हैं, यूनिट फंडामेंटल ब्लॉक्स ऑफ लाइफ, तो उन लोगों ने एक तो कहा कि ये इनर्ट है, जो भी हो, जो भी पार्टिकल्स हों। लेकिन उन्होंने देखा कि इन्वेंशन के दौरान जो विभिन्न फैक्टर्स आते हैं और उसे लेबोरेटरी में उसका डाटा एनालिसिस और वो कुछ करते हैं, उसी में कुछ डेलिकेट बातें सामने आई कि ऑब्जर्वर मीन्स माइंड ऑफ साइंटिस्ट, ऑब्जर्वर का इनकॉर्पोरेशन भी पार्टिकल्स के इजाद में एक फैक्टर होता है, टू बी डिसाइडेड, टू बी इनकॉर्पोरेटेड फॉर इन्फरेंस एंड एक्सपेरिमेंटेशन। तो उस समय से माइंड इनकॉर्पोरेट हो गया। बाद में लेटर डेवलपमेंट हुआ जब डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में भी उन लोगों ने देखा कि कुछ आश्चर्यजनक बातें हो रही हैं, और उसके बाद
एक क्वांटम फिजिक्स की अजीबोगरीब घटनाएं जब हुई कि दो इलेक्ट्रॉन में थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर की दूर पर भी है या मिलियंस ऑफ किलोमीटर दूर पर भी है, तो दो इलेक्ट्रॉन में सेम घटना घटती है। तो आइंस्टाइन ने, वो तो 1956 में ही चले गए, उसके पहले ये जो क्वांटम की घटनाएं थी वो जो फोर फंडामेंटल फोर्सेस को यूनाइट करने के लिए ग्रैंड यूनिफिकेशन थ्योरी उनके मन में थी, जो नहीं हो सका इन हिज लाइफ। तो क्वांटम की ये कुछ घटनाएं देखकर, घटनाएं सत्य थी लेकिन अजीबोगरीब थी। उसके लिए उन्होंने एक शब्द प्रयोग किया अंग्रेजी का, स्पूकी। माने रियलिटी है, घटनाएं सत्य हैं लेकिन अजीबोगरीब है, ये मिस्टीरियस है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ये जो साइंटिफिक वर्ल्ड, बाद में तो ये जो माइंड का इनकॉर्पोरेशन हुआ, माइंड शामिल हुआ जब फिजिक्स की दुनिया में, तो फिर बायोलॉजी ने, केमिस्ट्री ने, उनकी भाषा बदल गई कि जो भी डिजीज होता है साइकोसोमेटिक होता है। साइको मीन्स मानसिक और सोमेटिक मीन्स हार्मोनल। लेकिन माइक्रोवाइटा प्रोपोनेंट श्री PR सरकार ने माइक्रोवाइटमिक साइंस देकर एक अल्ट्रा रेवोल्यूशन इन द फील्ड ऑफ साइंस किया कि जो यूनिट ऑफ लाइफ माइक्रोवाइटम उन्होंने कहा इन सिंगुलर, लेकिन उनको उन्होंने कहा कि ये स्पेक्स ऑफ कॉन्शसनेस है, ये चेतना की चिंगारी है, एक लिविंग पार्टिकल है। यह एक बहुत ही अल्ट्रा रेवोल्यूशनरी घटना है अब तक की धरती में, वैज्ञानिक और सुपर साइंस के दुनिया में और स्पिरिचुअल साइंस की दुनिया में। अभी भी जेहन में ये बात उतरती नहीं है। तो अब तो पैराडाइम शिफ्ट हो गया, अब तो माइक्रोवाइटम साइंस आ गया है, आ चुका है, उन्होंने सब कुछ दे दिया और साइंटिस्ट भी इसकी ओर अब नज़र कर रहे हैं। उन्होंने अपील भी किया है इस माइक्रोवाइटम के बारे में, जो कॉन्शस पार्टिकल है, मतलब उसको बुद्धि है, हर चीज़ है, और वो मैटर के बॉडी को या माइंड को बनाने में वो शामिल है माइक्रोवाइटम। तो आज के टॉपिक के बुद्धि और बोधि के क्रम में, इसके अंदर वर्णपट में हम लोग विचार करने के क्रम में थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाना आवश्यक है। हम लोग जानते हैं कि संचर प्रतिसंचर की धारा के क्रम में ये भूमा मन का निर्माण होता है, कॉस्मिक माइंड का आविर्भाव होता है। सतोगुण के प्रभाव से नोअर आई, एग्जिस्टेंशियल आई, रजोगुण के प्रभाव से डूअर आई, अहम तत्व, और स्टैटिक तमोगुण के प्रेशर से चित्त, कॉस्मिक चित्त, और फर्दर ऑन कॉस्मिक चित्त पर भी तमोगुण का प्रभाव पड़ता जाता है और 5 फंडामेंटल फैक्टर्स आ जाते हैं। लास्टली सॉलिड बनता है, सॉलिड फैक्टर। वो सॉलिड फैक्टर जस्ट संचर और प्रतिसंचर के
सिल्वर लाइनिंग पर है। वहाँ जो घटना होती है उसको इस टॉपिक के संदर्भ में हम लोगों को थोड़ा देखना जरूरी है कि वहाँ प्राणाह का निर्माण होता है, वाइटल फोर्स। वो कैसे होता है कि जब सॉलिड का फॉर्मेशन होता है तो सॉलिड के यूनिट कंपोजिट सॉलिड में 3 बातें होती हैं, हम लोगों को ठीक से परसेप्शन के लिए दोहरा लेना चाहिए कि एक तो बाहर से तमोगुण का प्रेशर पड़ता है, उसे बल कहते हैं, तमोगुण प्रेशर को, और उसके कारण उसके इनर स्पेस में इंटीरियर और एक्सटीरियर 2 फोर्स, इंटीरियर फोर्स करता है बल के अप्लायंस से, सेंटर सीकिंग फोर्स है, केंद्र बनाने का की उसकी मानसिकता है, और न्यूटन्स थर्ड लॉ के हिसाब से उसमें एक अपोजिट फोर्स भी होता है जिसे एक्सटीरियर फोर्स कहते हैं। इसकी और अनेक टर्म है, ये केंद्रानुगा, केंद्रातिगा, विद्या विद्या, टर्म अनेक हैं, लेकिन साइंटिफिकली ये प्रकृति के प्रेशर से इंटीरियर और एक्सटीरियर फोर्सेस कार्यरत हो जाता है। तो इस इंटीरियर और एक्सटीरियर फोर्सेस को कहा जाता है प्राण, एनर्जी। ये सतोगुण का कंसिक्वेंस है, फलाफल है। अब ये जो दोनों में एक टुमुल्टुअस वार होता है कि हम जीतें या हम जीतें, उसमें जब रिजल्टेंट इंटीरियर विनर हो जाता है, विजयी हो जाता है, तो उस कंपोजिट सॉलिड बॉडी में न्यूक्लियस का एग्जिस्टेंस आ जाता है, न्यूक्लियस फॉर्म करता है। तो इस प्राण के तुमुल द्वंद्व के कारण ये प्राण समूह जो है जब न्यूक्लियस फॉर्म कर लेता है और वह न्यूक्लियस जब इंटीरियर एक्सटीरियर को कंट्रोल कर लेता है तो उसको कहते हैं प्राणाह, वाइटल एनर्जी। पहले एनर्जी जो कि सब चीज़ों में है, जिसको साइंस इनर्ट कहता था, हालांकि अब माइक्रोवाइटम के अनुसार वो भी लिविंग है, तो उसमें एनर्जी है। एवरीथिंग इन दिस कॉस्मोस कंटेन्स एनर्जी। लेकिन ये इनएनिमेट वर्ल्ड में है। जब प्राणाह का निर्माण होता है, वाइटल फोर्स का निर्माण होता है, तो उसका 2 काम होता है। एक तो ये इंटीरियर और एक्सटीरियर फोर्सेस को कंट्रोल करना। दूसरा होता है कि कंपोजिट सॉलिड स्ट्रक्चर में वो पीछे वाला सब तत्व असेंबल्ड होता है, 5 तत्व रहता है उचित अनुपात में, इन प्रॉपर प्रोपोर्शन। तो उस पर भी वो प्रकृति का बल पड़ता है, जिसके कारण इन विभिन्न तत्वों के इंटर एटॉमिक स्पेस घटने लगते हैं और घटते घटते दी मिनिमम पर चले जाते हैं। माना अब ये इंटर एटॉमिक स्पेस बचता नहीं है और प्रेशर चालू है। नतीजा होता है कि एक तीव्र संघर्ष होता है और उस तीव्र संघर्ष के कारण ये जो 5 फंडामेंटल्स हैं विद इन द एरिना ऑफ सॉलिड बॉडी, उसका एक पाउडरिंग डाउन होना शुरू हो जाता है। और यह पाउडरिंग डाउन होने के बाद कारण उसकी सूक्ष्मता बढ़ जाती है और सूक्ष्मता इस हद तक बढ़ती है कि जो सॉलिड फैक्टर है वो चूर्ण विचूर्ण होकर
लिक्विड से भी सटल हो जाता है, सूक्ष्म हो जाता है, लुमिनस, एरियल और ईथर से भी जब सूक्ष्म हो जाता है तो चूंकि वो कॉस्मिक चित्त का निर्माण है, इसलिए इथीरियल तत्व से सूक्ष्म होने के बाद उसमें चित्त की उद्भूति होती है, क्योंकि चित्त पहले से ही हाइबरनेटेड है। एक बात हम लोग जान लें कि माइक्रोवाइटा साइंस में एक बहुत गूढ़ रहस्य है, तत्व है, साइंटिफिक फैक्ट है, स्पिरिचुअल फैक्ट है कि जो चीजें बनती हैं आगे के क्रम में पीछे के सब कंटेंट उसमें समाहित रहते हैं, इनहेरेंट हो जाते हैं। इस हिसाब से जहां से इस सृष्टि धारा चली है, ये कॉस्मिक माइंड भी उसमें इनहेरेंट है, पुरुषोत्तम भी इनहेरेंट है, इवन जो अनक्वालिफाइड कॉन्शसनेस है बिगनिंग की स्थिति, वो भी इनहेरेंट होते हैं और डीप हाइबरनेशन में सब होते हैं, लेकिन सब जगह होते हैं। इसलिए कहा जाता है यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, और फिजिक्स भी कहता है एवरी यूनिट इज ए मिनिएचर यूनिवर्स। तो चूंकि कॉस्मिक चित्त से पंच महाभूत की उद्भूति हुई, लेकिन एक्सेस प्रेशर के कारण, इंटर एटॉमिक स्ट्रगल के कारण स्पेस नहीं रहने से एक पाउडरिंग डाउन शुरू होगा। जैसे गेहूं को हम मिल में डालते हैं तो एक्सेस प्रेशर से वह आटा बन जाता है, फिर मैदा बन जाता है। तो वो सूक्ष्म से सूक्ष्मतर होते रहता है, और सूक्ष्मतर जब सूक्ष्मतम में पहुंच जाता है इस 5 फंडामेंटल के स्पेक्ट्रम से, तब यूनिट चित्त की उत्पत्ति होती है। उसमें चित्ताणु, एक्टोप्लाज्मिक एटम्स, जैसे आटा का कण है तो उसमें जो कण है, द लास्ट कण, वो उसको कहते हैं चित्ताणु, एक्टोप्लाज्मिक एटम्स। तो कहा गया है तीव्र संघर्षेन जड़ानि भूतानि चित्ताणु की उत्पत्ति होती है। वो इंटर एटॉमिक स्पेस जब समाप्त हो जाता है तो प्रकृति के एक्सटर्नल बल से उसमें पाउडरिंग शुरू होता है, और पाउडरिंग का परिणाम होता है वो सूक्ष्मतम होते 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 वो इथीरियल फैक्टर से भी सूक्ष्म हो जाता है, और कॉस्मिक चित्त जो है उसका उद्भव हो जाता है। इसमें एक रिवर्स ऑर्डर है, थोड़ा देख लेना चाहिए कि कॉस्मिक माइंड के निर्माण में पहले अहम तत्व बना, महत तत्व बना, फिर अहम बना और फिर चित्त बना। यहां रिवर्स ऑर्डर है कि यहां जो चित्त बनता है उसमें महत तत्व और अहम तत्व इनहेरेंट है। काहे कि पीछे के सभी फैक्टर्स इनहेरेंट होते हैं किसी में, वो चाहे डीप डॉर्मेंसी में हो या डीप हाइबरनेशन में हो, बट प्रेजेंस सबका रहता है। तो यहां जो प्रथम चित्त की उद्भूति होती है और जिसमें चित्ताणु पाउडर डाउन होकर चित्ताणु बनता है, एक्टोप्लाज्म बनता है, मेंटल पार्टिकल बनता है, तो इसी सिल्वर लाइनिंग पर यह घटना होती है। तो घटना क्या हुआ कि पहले प्राणाह का निर्माण हुआ। तो प्राणाह तो ब्लाइंड फोर्स है, तो ब्लाइंड फोर्स को अपने गतिपथ का अवेयरनेस नहीं रहता है, उसके लिए ये प्रथम चित्त, प्रथम मानस धातु का निर्माण होता है। और यह जो एक्टोप्लाज्मिक एटम्स हैं, चित्ताणु,
उसमें माइंड का उद्भव बहुत ही स्प्राउटिंग के रूप में होता है, अंकुरन के तरह होता है, और उस चित्ताणुओं के समवाय से उस यूनिट बॉडी में बोध होता है, चित्त बोध होता है, एहसास होता है, समथिंग साइकिक। तो अब यह प्राणाह का जो तरंग है और यह चित्त का जो तरंग है, जब पैरेलल हो जाता है तो चित्त और प्राणाह के कोऑर्डिनेशन से प्रतिसंचर धारा का प्रथम चरण प्रारंभ होता है और उसे कहते हैं जीवन। जीवन में इंक्लूडेड है प्राणाह, वाइटल फोर्स एंड मेंटल फोर्स। तो ये घटना घटती है। अब जब वो चित्ताणु होता है, चित्ताणु पहले प्राणाह तक तो प्रकृति के तमोगुण का प्रभाव था और प्रतिसंचन के दौरान तमोगुण का प्रभाव घटने लगता है और फिर उसके घटने से प्रकृति के रजोगुण का प्रभाव बढ़ता है। तो यह जो चित्ताणु है, यह जो चित्त है, एक्टोप्लाज्म है, उसमें इनहेरेंट है अहम तत्व और महत्त्व भी। तो जब तमोगुण का प्रभाव हट जाता है और रजोगुण प्रभावी हो जाता है तो थोड़ा एक आफियत आती है उस चित्त डायमेंशन में, और तब अंदर से जो इनहेरेंट अहम तत्व है उसका उद्भव होता है रजोगुण के इंप्रेशन से। तो उस चित्त में रजोगुण की उद्भूति, यह द्वितीय घटना होती है। और फिर ये तीन फैक्टर्स जो हैं, जड़ संघात, भाव संघात और अट्रैक्शन फॉर द ग्रेट, तो जड़ संघात के कारण भूत से पाउडरिंग डाउन होकर चित्त का निर्माण, एक्टोप्लाज्मिक एटम्स का निर्माण। और हाँ, ये एक बात यहां कह दूं कि इसी सिल्वर लाइनिंग पर जब प्राणाह की उत्पत्ति है और मनः की संयुक्ति बहुत हल्के हल्के जब हो जाती है तो यही नेगेटिव माइक्रोवाइटम, जिसको वायरस कहते हैं, आज ये कोरोना वायरस का जो संक्रमण चल रहा है, पेंडेमिक वायरस की उद्भूति यही होती है, जिसे बायोलॉजिस्ट, साइंस वाले कहते हैं कि यह जो वायरस है यह न तो जड़ है न चेतन है, दोनों के बीच की अवस्था है। लेकिन माइक्रोवाइटा प्रोपोनेंट श्री प्रभात रंजन सरकार बोलते हैं कि एक्चुअली इट इज ए वेग टर्म, एक्चुअली इट इज निगेटिव माइक्रोवाइटा। तो निगेटिव माइक्रोवाइटम बॉडी का भी निर्माण करता है, माइंड का भी निर्माण करता है और उसका विनाश भी करता है। तो इस सिल्वर लाइनिंग पर वायरस जो है वो निगेटिव माइक्रोवाइटा ही, या उसके निर्माण में निगेटिव माइक्रोवाइटा कंटेंट के रूप में और उसके फॉर्मेशन के रूप में भी उसका रोल है। इसलिए यह निगेटिव माइक्रोवाइटा है, यह मनः संयुक्त है। माइक्रोवाइटमिक लैंग्वेज में अब इसको इनर्ट और लिविंग के बीच का एलिमेंट नहीं बोलेंगे हम लोग, ये इट इज ए लिविंग, इट इज निगेटिव माइक्रोवाइटम, ये पेंडेमिक। तो आगे हम लोग चर्चा कर रहे थे कि अहम तत्व का उदय होता है और इसके बाद ये रजोगुण एग्जॉस्ट कर जाती है। उसके एग्जॉस्टिंग के बाद फिर एक घटना होती है भाव संघात के कारण। जड़ संघात प्लस भाव संघात होता है चित्त में, अहम तत्व में। और अहम तत्व के अंदर से जो इनहेरेंट है महत तत्व, वो इमर्जेंस करता है, उसका इमर्जेंस होता है, उसकी उद्भूति होती है।
तो वह अहम तत्व की उद्भूति। अब इसका जो प्रोपोर्शन है, ये अलग बात, आगे हम लोग डिस्कस करेंगे कि प्रोपोर्शन कितना कहाँ है। तो हम लोग पीछे से जानते हैं कि महत्तत्व, अहम तत्व और चित्त जब इमर्जेंस में आ जाता है तो तीनों को मिला के हम कहते हैं वो फुल ब्लूम माइंड है, मन हो गया। जहां तीनों फुल ब्लूम में होता है तो उसको कहते हैं माइंड। उधर कॉस्मिक माइंड, इधर ये यूनिट माइंड, अनुमन का निर्माण हुआ। अब ये तीन में क्या होता है कि पहले चित्त में अहम तत्व का उदय तो होता है, लेकिन चित्त का जो एरिया है उससे उसका कम होता है, डोमिनेंट होता है चित्त। महत्तत्व पर डोमिनेंट चित्त होता है। और जब उसका इमर्जेंस ज्यादा हो जाता है, ये चित्त से ज्यादा अहम तत्व हो जाता है, उसका सरप्लस हो जाता है, वो प्रबल हो जाता है, डोमिनेंट हो जाता है, तब जो महत्तत्व का एरिया है माइनस चित्त का एरिया, मैथमेटिक्स के अनुसार अगर हम चित्त को एक छोटा सर्किल के रूप में देखें और अहम तत्व इमर्ज करके उसके सरकमफरेंस से, उसकी परिधि से ज्यादा आगे निकल जाता है तो एक बड़ा वृत्त बनता है। ये बड़ा वृत्त और छोटे वृत्त को माइनस कर दें तो जो सरप्लस एरिया होता है अहम तत्व का, उसे कहते हैं बुद्धि, इंटेलेक्ट। और चित्त को कहते हैं वृत्ति, इंस्टिंक्ट। और फिर आगे की प्रक्रिया चलती है। आगे तो और अब सूक्ष्मीकरण शुरू हो जाता है, क्योंकि महत्तत्व, अहम तत्व का उदय हो गया। अहम तत्व में अब दो फोर्स काम करता है। एक तो सूक्ष्मीकरण की क्रिया से सूक्ष्म, उसमें एहसास आगे बढ़ता है। फिर आगे में एट्रैक्शन फॉर द ग्रेट का एक पुलिंग फोर्स होता है। तो ये दोनों मिलके सूक्ष्मतम होने की प्रक्रिया तेज हो जाती है, जिससे क्या होता है कि अंतरस्थ जो महत्तत्व है उसका इमर्जेंस होता है धीरे धीरे। और उसका इमर्जेंस, उसकी उद्भूति चित्त के एरिया से ज्यादा होते हुए जब अहम तत्व की एरिया से ज्यादा हो गया, उसका वॉल्यूम मोर देन अहम तत्व हो जाता है, तो महत्तत्व माइनस अहम तत्व का जो सरप्लस एरिया है, सरप्लस वॉल्यूम है, उसको कहते हैं बोधि। इस प्रकार बुद्धि और बोधि का निर्माण होता है। ये बहुत ही टेक्निकल माइक्रोबायोटोमिक इनर मिस्ट्री है। चित्त, हम लोग इस फॉर्मूला को बराबर याद रखें कि पीछे से जो कॉज एंड इफेक्ट, पीछे से जो आगे जो चीजें बनती हैं, वो पिछला चीज जो है, पिछला जो फैक्टर्स है उसमें इनहेरेंट होता जाता है। तो उस इनहेरेंसी के कारण, उस डीप डोरमेंसी के कारण, उस डीप हाइबरनेशन के कारण जब प्रकृति का बल रिलीज होता है तो इन तत्वों का उदय होता है। चित्त में तीव्र संघर्ष होता है, बॉर्डरिंग डाउन होता है, और आकाश तत्व से और सूक्ष्म जब हो जाता है तो कॉस्मिक चित्त का एक अंश, क्योंकि इन क्वालिटी दोनों एक ही है, उसमें प्रथम निर्माण होता है चित्त का, डोरमेंट माइंड। और फिर आगे के प्रतिसंचर के गतिपथ पर अहम तत्व के प्राबल्य से ये बुद्धि का निर्माण होता है।
और बुद्धि क्या है कि अहम तत्व का एरिया माइनस चित्त का एरिया, जो सरप्लस एरिया है, वो बुद्धि है, इंटेलेक्ट है। और फिर अंदर से इमर्जेंस होता है महत तत्व का सतोगुण के प्रभाव से, बिल्कुल रिलैक्स्ड वे में, और जिससे इमर्जेंस होता है महत तत्व का। और महत तत्व जब सरप्लस हो जाता है, आगे बढ़ जाए, महत तत्व का वॉल्यूम जब अहम तत्व से ज्यादा बढ़ जाता है, डूअर आई से ज्यादा बढ़ जाता है, तब नोअर आई का निर्माण होता है महत तत्व का। तो महत तत्व का वॉल्यूम माइनस अहम तत्व का वॉल्यूम, जो रिजल्ट हुआ, जो सरप्लस हुआ, उसको हम कहते हैं बोधि। तो इस प्रकार बुद्धि और बोधि और प्रथम स्तर पर वृत्ति, तीन तत्व सामने आते हैं, और प्रतिसंचर का गतिपथ आगे बढ़ता रहता है। और आगे क्या होता है कि अट्रैक्शन फॉर द ग्रेट ज्यादा होता है, वेलोसिटी एक्सेलरेशन में कन्वर्ट होता है, और जहां से चला था ये संचार धारा का शुरुआत जिस शंभु लिंग से हुआ था, वहां ये साधक का मन वहां चला जाता है, और फिर पुरुषोत्तम में उसका मर्जर हो जाता है, सुप्रीम कॉन्शसनेस में वो मर्ज कर जाता है। यह भी एक साइंटिफिक फैक्ट है, जिस सोर्स से कोई चीज आता है वो बैक टू द पेविलियन होता है, उस सोर्स में मिलता है। इसलिए संचार और प्रतिसंचार का ये जो सर्किट पूरा होता है, और इंडिविजुअल लाइफ में इंडिविजुअल माइंड अलग अलग, जिसका जितना प्रयास, जितना जिसका संघर्ष, हम लोग जानते हैं एक डिक्टम है माइक्रोवाइटमिक लैंग्वेज में कि संघर्ष का परिणाम होता है सूक्ष्मता। स्ट्रगल इज द एसेंस ऑफ लाइफ। संघर्ष जीवन का सार है। ये जड़ संघात, भाव संघात और अट्रैक्शन फॉर द ग्रेट के कारण ये बात होती है। अब ये बुद्धि और वृत्ति और बोधि की थोड़ा सा और हम लोग समीक्षा करें। अब ये अंदर में कुछ घटनाएं होती हैं कि हमारा जो ये सृष्टि चक्र में, सृष्टि में, कॉस्मोस में इनर्ट भी हैं। अब इनर्ट नहीं है माइक्रोवाइटमिक लैंग्वेज में, लेकिन इनएनिमेट कह सकते हैं। इनएनिमेट और एनिमेट वर्ल्ड में फ्लोरा और फौना बहुत सारे एग्जिस्टेंस विभिन्न स्टेज पर होते हैं। वहां क्या क्या होता है? ये जो वृक्ष, लता, पता, सब में चित्त होता है, सब में चित्त का स्फुरन होता है, जिसको इनएनिमेट हम लोग कहते हैं। उसमें भी माइंड होता है इनहेरेंट, लेकिन उसका गुणधर्म जो है वो दो ही है। वो दो गुणधर्म है उसका, एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन, संकोच विकासी। मैग्नेट हो या कोई हो, वो संकोच विकासी होता है, और वही संकोच और विकास करते करते उसमें प्रकृति का प्रभाव कमता जाता है, और वो एनिमेशन की तरफ आगे की यात्रा करता चला जाता है। तो ये तो होता है इनएनिमेट वर्ल्ड में, लेकिन एनिमेट वर्ल्ड में चित्त तो ऑलरेडी है। जो चित्त का इमरजेंस जहां हो जाता है, तो उसकी दो वृत्तियां डेवलप करते हैं। एक तो सेल्फ प्रिजर्वेशन और प्रोक्रिएशन, अपने को मेंटेन करना, और अपना जीरोक्स कॉपी बनाना। ये जो प्रथम प्रोटोजोइक सेल है, वहां से ये बातें शुरू हो जाती हैं। और फिर फर्दर ऑन ज्यों-ज्यों उसके अहम का विकास होता रहता है, तो उसमें वृत्तियों की संख्या बढ़ती रहती है।
फिर 4 वृत्तियां मेनली इनएनिमेट वर्ल्ड में होता है, सॉरी इनएनिमेट में तो प्रसार, संकोच और विकास है, कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन। अब उसमें जीवन क्यों नहीं आता है कि उसमें नर्व सेल्स और नर्व फाइबर्स नहीं है, इतना ही डिफरेंस है। और विकास यात्रा के पथ पर उसमें धीरे धीरे भी वो फर्दर स्टेज में आएंगे। अब ये फ्लोरा और फौना जो है, ये रेप्टाइल्स हैं, विभिन्न स्तरीय जीव हैं, उसमें 4 वृत्ति का उदय होता है। आहार, निद्रा, सेंस ऑफ सिक्योरिटी और प्रोक्रिएशन, मैथुन। ये 4 सहजात वृत्ति संघर्ष के दौरान में उसमें उद्भव होता है। जैसे ही प्रतिसंचर का विकास रथ बढ़ता जाता है, उसमें कॉम्प्लेक्सिटीज भी बढ़ती चली जाती है। तो माइक्रोबायोटम साइंस का कहना है कि जो प्राणी, जो सत्ता जिसमें केवल एक स्थिति होती है कि अहम और महत नहीं होता है, केवल चित्त है। जैसे यूनिसेलुलर प्राणी है, काई है, अमीबा है, ये सारे बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन उसमें इनहेरेंट है अहम तत्व और महत तत्व। तो ये डोमिनेंसी इसमें होता है चित्त का। उसके बाद कुछ स्पेसीज है जिसमें अहम और महत है, अहम और चित्त है, लेकिन उसमें महत का इमर्जेंस नहीं हुआ है फुल ब्लूम में। तो उस प्रकार की भी विभिन्न प्रजातियां हैं, स्पेसीज हैं, मन संयुक्त। और फिर एक तीसरा है जिसमें चित्त भी रहता है, अहम तत्व भी रहता है और महत भी रहता है। तीनों इनकॉर्पोरेटेड होते हैं, लेकिन सरप्लस अहम नहीं रहता है, सरप्लस महत नहीं होता है। तो इस प्रकार का यह जो मन है, इसलिए कहा जाता है कि सब चीज में माइंड है। माइक्रोबायोटम साइंस बोलता है इवन इनर्ट में भी माइंड है। इसलिए माइक्रोबायोटम इज द लास्ट बिल्डिंग ब्लॉक, लिविंग पार्टिकल, स्पेक्स ऑफ कॉन्शसनेस, चेतना की चिनगारी। इसलिए एक डायमेंशन से कहा जाता है कि मनुष्य में चूंकि अहम और महत ज्यादा विकसित है, मनुष्य बुद्धि संपन्न है और बोधि संपन्न भी है अपनी साधना के क्रम में, लेकिन इस बुद्धि वृत्ति और इस पर मनुष्य की मोनोपोली नहीं है, केवल हमको ही है, ऐसी बात नहीं है। ये अनग्रसर जीवों में भी ये कंटेंट होते हैं। इसलिए अनग्रसर जीव जो है, इवन फ्लोरा में, फौना की तो बात है, हम लोग थोड़ा सा दृष्टिपात करें। माइक्रोबायोटम तो बोल ही रहा है कि जगदीश चंद्र बोस इंडिया के वैज्ञानिक थे, उन्होंने प्रथम क्रेस्कोग्राफ को लेकर उन्होंने साबित कर दिया कि पौधे भी रोते हैं, हंसते हैं, उदासीन होते हैं। ये जो मेंटल फैक्टर जब उदासीन है, रोते हैं, हंसते हैं, तो वो रिस्पॉन्ड करता है, उसमें बुद्धि और बोधि होती है, लेकिन वो सरप्लस नहीं होता है, विकसित नहीं होता है। वेस्टर्न वर्ल्ड में एक वैज्ञानिक थे बक्स्टर, वो एक्सपेरिमेंट करते थे फ्लोरा पर, वनस्पति जगत में। तो उनका साइकिक गैल्वेनोमीटर था, उससे एक यंत्र था जिससे वो जो
इसका रिस्पॉन्स जो बायोकेमिकल इफेक्ट, इलेक्ट्रोबायोकेमिकल इफेक्ट इन विभिन्न पौधों में विभिन्न एनवायरनमेंट में कैसा है, उसके लिए एक अपरेटस बनाए और उस पर गैल्वेनिक मीटर के हिसाब से उन्होंने डाटा लेना शुरू किया। तो उन्होंने पाया कि इलेक्ट्रोसाइकिक इंपल्स विभिन्न फ्लोराज में होता है और एनवायरनमेंट के वेरिएंस से, उसके बदलते क्रम में ये रिस्पॉन्सेस भी बदलते चलते हैं। तो ये विभिन्न खोज इस दुनिया में चल रही है। उसके बाद फिर कनाडा में एक्सपेरिमेंट के दौरान लोगों ने देखा कि जहाँ गेहूं की खेती होती है, वहाँ उसमें जब गाना गाया जाता था, म्यूजिक का माहौल दिया जाता था, तो पौधे बहुत खुशनुमा और उसका ग्रोथ भी होता था और उसका यील्ड भी बढ़ जाता है, उपज का क्वांटम भी बढ़ जाता है। तो इसमें देखते हैं संगीत का इम्पैक्ट, संगीत पर उसका रिएक्शन एक पॉजिटिव होता है। पौधे हंसते रोते तो हैं ही जैसी बोस के अनुसार, लेकिन ये पौधे ज्यादा यील्ड भी देते हैं। इसको म्यूजिक थेरेपी ऑन फ्लोरा कह सकते हैं हम लोग, कहा जा रहा है। ये दुनिया में एक्सपेरिमेंटेशन है। फिर एक बॉटनिस्ट हैं बर्बैंक, ये अमेरिका कैलिफोर्निया के हैं। इन्होंने कुछ प्रयोग किया, ये बॉटनी के स्कॉलर हैं। इन्होंने प्रयोग किया कि ये पौधे से टॉक करते थे, उनको सजेस्ट करते थे, साइकिक सजेशन, टॉकिंग, कम्युनिकेशन। तो इन्होंने प्रयोग किया, ये कैक्टस जो होता है, कैक्टस में कांटा होता है, तो उन्होंने प्रयोग करके देखा, जब कन्विंस किया कैक्टस को कि तुमको बाहर से कोई आहत नहीं करेगा, हर्ट नहीं करेगा, तो ये जो कांटा की जरूरत नहीं है तुमको, क्योंकि ये प्रकृति जो है, ये परम पुरुष प्रकृति की सहायता से सेल्फ प्रिजर्वेशन के लिए, मतलब वो आहार निद्रा भय सिक्योरिटी, उसके एग्जिस्टेंस पर कोई खतरा ना आ जाए, उसके अकॉर्डिंगली ये कॉस्मिक माइंड भूमा मन सब जीव को, लता पता को भी उसका प्रोविजन करते हैं। तो कैक्टस में कांटा का प्रोविजन इसीलिए है कि कोई उस पर अटैक न करे, उसको हर्ट नहीं करे। ये जो बर्बैंक थे, लूथर बर्बैंक, इन्होंने कन्विंस किया कैक्टस को कि तुमको कोई आहत नहीं करेगा, इसलिए इस कांटे की, थॉर्न की जरूरत क्या है। तो रिस्पॉन्ड किया कैक्टस ने और कांटा उसमें आना बंद हो गया। एक सरप्राइजिंग इंसिडेंट। और जब ये बर्बैंक ने इनको देखा, तो ये अपने घर पर इन्होंने डेमोन्स्ट्रेशन के लिए उस कैक्टस को रखा, और वर्ल्ड के टूरिस्ट जब आते थे तो उसको देखते थे। ये एक सरप्राइजिंग घटना है। और देखने के क्रम में कुछ टूरिस्ट उसको टच कर देते थे, उसके निचले पोर्शन में, बहुतों ने टच किया। तब देखा गया कि बहुत दिन के बाद जहां टच होता है कैक्टस के निचले पोर्शन में, वहां कांटा फिर आना शुरू हो गया। तो यह रिस्पॉन्स कैक्टस का एक अजीबोगरीब घटना, लेकिन अजीबोगरीब नहीं कहना चाहिए। अब तो माइक्रोबाइटा साइंस एक से पैराडाइम शिफ्ट करके इसको कहा जा रहा है कि सब में मन है, सब में सब कुछ है। ये फ्लोरा और फौना और ये इनएनिमेट वर्ल्ड
को भी मन है, बुद्धि है, बोधि है, उसका रेशियो कम है। और इसमें और एक चीज देखा जाता है कि ये जो एनिमेट वर्ल्ड है, हम लोग देखते हैं कुत्ता को, ऊंट को, पक्षी को, कि इसमें एक प्रीमोनिशन होता है। ये प्रीमोनिशन हिंदी में उसको पूर्वाभास कहते हैं। और इस पारासाइकोलॉजी की भाषा में, पारासाइकोलॉजी जो दुनिया में बहुत आगे बढ़ रहा है, उसमें 3 तत्व हैं, प्रीकॉग्निशन, टेलीपैथी और क्लेयरवॉयंस। तो ये क्लेयरवॉयंस और ये जो है इंट्यूशन की घटनाएं हैं। बोधि जब संप्राप्त हो जाता है मनुष्य को, तो वहां की घटना है प्रीकॉग्निशन, टेलीपैथी और क्लेयरवॉयंस, अपर मोस्ट घटना। तो ये केवल मनुष्य में ही नहीं है। हम लोग इसको वॉच करते हैं कि ये प्रीमोनिशन पक्षी में भी है। ये कौवा और विभिन्न पक्षी है, आगे क्या होने वाला है उसको मालूम हो जाता है और उसके हिसाब से वो उड़ने लगता है। ये जो चींटी है, पिपरी जिसको हम कहते हैं, छोटा एंट, जब वर्षा होने को होता है वो एक धार में चलता है घर में। सब लोग देखते हैं उसको, देख के कि अब वर्षा होने वाला है, उसको प्रीमोनिशन होता है। ये ऊंट जो है, जब आंधी, जबरदस्त टॉर्नेडो आंधी आने को होता है, तो ऊंट को पूर्वाभास हो जाता है। ये कुत्ते जो हैं, इनको भी प्रीमोनिशन होता है। तो ये प्रीमोनिशन क्यों होता है? ये जो सेंस ऑफ सिक्योरिटी है, जितने भी एग्जिस्टेंस है, फ्रॉम इनएनिमेट टू एनिमेट टू अप टू ह्यूमन बीइंग, अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए परम पुरुष ने, कॉस्मिक माइंड ने सब कुछ प्रोवाइड कर दिया है। खास करके मानवेतर जीव जो है, वो डायरेक्ट गाइडेड होते हैं कॉस्मिक माइंड से। क्यों? कि उसमें डूअर आई की उद्भूति नहीं होती है। डूअर आई मीन्स अहम तत्व। अहम तत्व अंदर में रहता है, डोमिनेंट होता है चित्त, वो सरप्लस नहीं होता है। और अहम तत्व के सरप्लस होने से ही मैं करता हूं, डूअर आई का बोध होता है। और डूअर आई जब हो जाता है तो वो कुछ सेमी इंडिपेंडेंट हो जाता है। ये जो चित्त युक्त जो फ्लोरा एंड फौना का वर्ल्ड है, वो डिपेंडेंट है कॉस्मिक माइंड पर। उसके संवेग से, उसके संस्कार से उसका गतिपथ निर्धारित होता है और उसमें इवोल्यूशन ही होता चला जाता है। उसमें डिवोल्यूशन नहीं होता है, अवनति नहीं होती है, पीछे की ओर उसका जाना नहीं होता है। लेकिन जब मनुष्य, जब बुद्धि संपन्न हो जाता है और उसमें कुछ बोधि तो सब में इनहेरेंट है, जब बोधि संयुक्त भी हो जाता है, तो मनुष्य पूर्णतः इंडिपेंडेंट तो नहीं, सेमी इंडिपेंडेंट हो जाता है, अर्ध स्वतंत्र हो जाता है। वह अपना पथिगत गतिपथ आगे की ओर सुप्रीम कॉन्शसनेस में मर्ज होने के लिए भी कर सकता है। और काममय कोश से आगे चलता हुआ मनोमय, अतिमानत, विज्ञानमय, हिरण्यमय कोश, कारण मन को पार करता हुआ वो सुप्रीम यूनियन उसका कॉस्मिक माइंड में हो सकता है, होता है, साधक करते हैं। और उसमें कॉस्मिक माइंड में जब वो आयत्त में बिल्कुल एक हो जाता है, तब उसके अंतरस्थ जो जैवी चेतना है, कुंडलिनी, वो इमर्ज करती है। और फिर ये कॉस्मिक माइंड का जो साक्षी सत्ता है, न्यूक्लियस है, उस यूनिट माइंड जिसका महत्व मिल गया कॉस्मिक महत्व में, तो यूनिट कॉन्शसनेस मर्ज कर जाता है सुप्रीम कॉन्शसनेस में और उसे समाधि निर्माण ये कहते हैं, जो हमारे जीवन का परम लक्ष्य है। लेकिन फिर उसमें अधोगति भी होती है। अहम तत्व के निर्माण के बाद जब वो उसका स्वतंत्र, सेमी स्वतंत्र मन हो जाता है, तो वह जड़ चीजों का
को ऑब्जेक्ट बना के माइंड को फोकस जब करता है जड़ चीज पर, फ्लोरा और फौना पर, वो फ्लोरा और फौना में फिर उसका नीचे का त्रिशंकु के जैसा नीचे उसकी गति हो जाती है। वह वृक्ष बन सकता है, वह पशु बन सकता है, इवन वह पत्थर भी बन सकता है, वह एक क्वाइन भी बन सकता है, मेटल में परिवर्तित हो सकता है। ये दोनों चीज उसमें होता है। लेकिन जो अप टू मानवेतर जीव है वो आगे ही चलता है, उसमें इवोल्यूशन ही होता है, डिवोल्यूशन नहीं होता है। तो यहां ये बात हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि यह जो प्रीमोनिशन है, यह जो पूर्वाभास भगवान सबको देते हैं, सब जीव को आत्मरक्षा के लिए, क्योंकि वो स्वतंत्र तो आत्मरक्षा कर नहीं सकता है, कॉस्मिक माइंड के गाइडेंस में होता है। तो कॉस्मिक माइंड इन चीजों को प्रोवाइड करता है। किसी फूल को आप देखते होंगे कि वो कीड़ा खाता है, तो वो खाता कैसे है? उसको माउथ नहीं है, तो उसका ये पसरा हुआ ये चीज जो होता है उसमें कुछ ऐसी उसकी बनावट होती है, कांटे जैसा कुछ रे होता है। कीड़े जब ये तितली या और वगैरह उसमें कोई जाती है तो उसको फंसा लेता है और उससे एक जूस का हार्मोन्स निकलता है, उससे वह पचा के अपना फूड इंटेक करता है। तो हर जीव में अस्तित्व के लिए और रक्षा के लिए, भय जिसको कहते हैं, सब चीज का प्रोविजन कॉस्मिक माइंड परम पुरुष ने किया है। तो प्रीमोनिशन की घटना का यही होता। कभी कभी मनुष्य सोचते हैं जब ऊंट जान जाता है, कौवे जान जाते हैं, तो हम लोगों में इंट्यूशन का इतना विकास क्यों नहीं हुआ? यह भगवान का पक्षपात है, ये बात नहीं है। उसके एवज में हालांकि ह्यूमंस में भी कुछ ये प्रीमोनिशन की घटनाएं होती हैं जिसे इंट्यूशनल ये कहते हैं। कुछ बच्चे होते हैं जो पूर्व जन्म की बात कह देते हैं। इस प्रकार की अनेक घटनाएं इस संसार में हो रही है। लेकिन जिसको एक बॉडी में ये प्रीमोनिशन की बात होती है, इंट्यूशनल घटनाएं, पीछे के जन्म का याद रह जाना या और कुछ ये घटनाएं होती हैं, वो 12 वर्ष तक ही सरवाइव कर सकता है। 12 वर्ष के बाद लगभग वो सर्वाइवल उसका विपर्यस्त हो जाता है। कारण ये होता है कि उस जन्म की घटनाएं, शरीर एक है, एक शरीर 2 माइंड को बर्दाश्त नहीं कर सकता है और उसमें पैरेलिज्म के हिसाब से डिसइंटीग्रेशन हो जाता है। तो ये प्रीमोनिशन या इंट्यूशन की घटनाएं मनुष्य में भी होती हैं, अंतर्जामित्व की बात होती है, लेकिन ये कम रेयर प्रोपोर्शन में होता है। कभी कभी डीप ड्रीम में भी ये टेलीपैथिक घटनाएं, ये प्रीकॉग्निशन की घटनाएं, ये क्लियर वॉइस की घटनाएं हो जाती हैं, जिससे मनुष्य अपने दुख दर्द के लिए जड़ी बूटी पा लेते हैं। कहते हैं कि देवता दे गए, ऐसा कुछ नहीं होता है। देवता वगैरह कुछ नहीं देते हैं, ये इसका इंट्यूशन डेवलप करता है और वह जो अनकॉन्शियस माइंड है वो रिजर्वायर है होल कॉस्मोस का। और अपने एम के अनुसार जब माइंड कंसंट्रेट करता है वो पावरफुल हो जाता है, चाहे जिस वृत्ति के कारण हो, भय के कारण, प्रेम के कारण या दुख के कारण। बेटा मरने को है, उसके लिए कुछ उपाय खोजने के कारण जब माइंड सुचाग्र हो जाता है, एपेक्स्ड हो जाता है, पॉइंटेड हो जाता है, और पॉइंटेड माइंड जब कॉस्मिक लेयर को टच करता है, अनकॉन्शियस स्टेज में जाता है, तो उसका सॉल्यूशन मिल जाता है। जो साइंस के होल स्पेक्ट्रम से अवेयर नहीं है वो कहते हैं कि हमारे देवता या ये वगैरह, तो वो सब कुछ नहीं है। ये अपने मन का ही गेम है। दिस इज ए गेम ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ माइंड एंड चैनलाइजेशन ऑफ माइंड टू इट्स गोल। इसी के आधार पर स्पिरिचुअल साइंस की होल बातें होती हैं। तो ये प्रीमोनिशन थॉरोली मनुष्य को इसलिए नहीं मिलता है कि मनुष्य में स्पाइनल कॉर्ड होने के कारण, चक्र और कोष होने के कारण
इसका स्पाइनल कॉर्ड वर्टिकल होता है, सभी चक्र एक लाइन में होते हैं और ये परम पुरुष की प्राप्ति के लिए सक्षम होते हैं, जो मौका मानवेतर जीव में नहीं है। तो परम पुरुष तो सबके अपने हैं, सभी उनकी संतान है, कहीं कोई भेदाभेद नहीं, पक्ष प्रेजुडिस नहीं, सबको जरूरत के अनुसार वो देते रहते हैं और अपनी गोद में लेने के लिए हमेशा वो व्यग्र रहते हैं। ये प्रीमोनिशन इंट्यूशन की घटनाएं। तो ये बुद्धि और बोधि और वृत्ति, उधर इंस्टिंक्ट, इंट्यूशन, इंटेलेक्ट और इंट्यूशन सब में होता है। तो इस माइक्रोवाइटम के वर्णपट को फुल ब्रूम व्याख्या करके हम लोग सभी देखें कि इट इज वेरी सिंपल बट साइकोलॉजिकल एंड पारासाइकोलॉजिकल, और हमारे ही मन में ये सब बातें हो रही हैं। हम परम पुरुष को भी, परम पुरुष से भी एकीभूत हो सकते हैं और हम नीचे भी जा सकते हैं। तो सारी बातों की संभावनाएं हम ही लोगों में है। तो ये बुद्धि, वृत्ति और बोधि, भगवान बुद्ध ने बोधि प्राप्ति की, जितने भी महापुरुष इस संसार में आए उन लोगों ने बोधि प्राप्त करके परम पुरुष में विपर्यस्त मनुष्य कम्युनियन उनका हो गया। और ये जो डिफरेंट महापुरुष हैं, केवल यही वर्दी नहीं है, एवरी ह्यूमन्स ऑन दिस अर्थ इज डिजर्व करते हैं, परम पुरुष में एक होने के लिए डिजर्व करते हैं। लेकिन फिर याद आ जाती है कि इसमें 3 बाधक हम लोगों को होता है, जिससे स्ट्रगल करना पड़ता है। स्ट्रगल में बहुत कुछ लोग हार जाते हैं। ये बाधा है डॉगमा, रिलीजियस डॉगमा, मेटेरियलिस्टिक एजुकेशन, भोगवाद की आंधी, और ये जो ऑकल्टिस्ट लोग हैं, ये ऑकल्टिस्ट लोग जो हैं, इन्होंने भी विभ्रम पैदा किया है। ये जो पंचमकार तंत्र के को बदनाम करने वाले ये लोग जो हैं, इसके कारण भी लोग विभ्रमित हुए हैं। खास करके इंटेलेक्चुअल्स को एलर्जी हो जाती है। ये जो सेकुलर एंड एथेइस्टिक इंटेलेक्चुअल्स हैं, इनको एलर्जी होती है। लेकिन एलर्जी होने से क्या, ये स्पिरिचुअल साइंस, पीछे की चर्चा में हम लोगों ने क्या था कि साइंटिफिकली टेम्पर्ड होना, जो हमारी नई पीढ़ी साइंटिफिकली टेम्पर्ड है, छोटा छोटा बच्चा साइंटिफिकली टेम्पर्ड है, अपने पिता से, अपने दादा से इतने सारे प्रश्न करते हैं कि उनका जवाब कहीं कहीं लोग दे भी नहीं सकते। हमारा ही एक रिलेटिव छोटी बच्ची थी, उसका 2 प्रश्न था। एक तो नाना जी मन क्या होता है, बहुत छोटी उम्र में, और दूसरा प्रश्न था कि भगवान को किसने पैदा किया। अगर आप साइंटिफिकली नहीं जवाब देते हैं अपने ही बच्चों को, और ये पौराणिक जवाब एंड बिब्लिकल जवाब अगर होता है, जिससे ये साइंस बहुत आगे निकल चुका है, और स्पिरिचुअल साइंस जिसकी क्षीण धारा थी, अब भगवान श्री आनंद मूर्ति जी के कृपा से वो धारा बहुत ही स्ट्रॉन्गर धारा में उन्नीत हो गया है। तो स्पिरिचुअली टेम्पर्ड हमारी नई पीढ़ी हो रही है, और भगवान श्री आनंद मूर्ति जी का फोरकास्ट है कि बहुत रैपिडली ये सारे ग्लोब का पॉपुलेशन एक विराट मानसिक जंप ले रहा है, मेंटल लिफ्ट ले रहा है।
जिसको हम आए दिन अपने बच्चों में देखते हैं कि ऑपरेशन ऑफ लैपटॉप एंड ये ज़्यादा करते हैं हम लोगों से। और श्री श्री प्रभात रंजन सरकार उर्फ आनंद मूर्ति जी ने ये 59 से पहले ही ये सारे बातें कह दी थी। उन्होंने पहले ही उस समय कहा उन्होंने कि ये विज्ञान की जो प्रगति है, इस विज्ञान प्रवृत्ति के प्रतिफल में ये विज्ञान मनुष्य की आयु को बढ़ा देगा। आज हम लोग देख रहे हैं ना, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रहा है, तो आनंद मूर्ति जी ने कहा कि विज्ञान आयु बढ़ा लेगा, विज्ञान जो डेड है उसमें प्राण का संचार भी कर लेगा, विज्ञान लेबोरेटरी में ये शिशु का निर्माण कर लेगा। बहुत लोगों ने जिनको जो साइंटिफिकली टेम्पर्ड नहीं है, जो स्पिरिचुअली टेम्पर्ड नहीं थे, उन लोगों का उस समय कहना था, अभी भी कहते रहते हैं कि भगवान ये विज्ञान 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 है, विज्ञान कोई जीवित चीज को तो पैदा कर दे। तो भगवान श्री श्री आनंद मूर्ति जी ने, माइक्रोबायोटा साइंटिस्ट श्री PR सरकार ने कहा कि इसका मुंह तोड़ जवाब वह मानव शिशु निर्माण करके ही दे देगा, और वह जवाब मिल चुका है। ये क्लोनिंग या और सब चीजें हम लोग अच्छी तरह वाकिफ हैं, ये घटनाएं हो रही हैं। तो विज्ञान फॉर द बेनिवोलेंस ऑफ ह्यूमैनिटी, ये मनुष्य के डिस्ट्रक्शन के लिए नहीं। ये डिस्ट्रक्टिव फोर्सेस कौन कौन है? ये जो संपूर्ण ये जो मिल्कियत को अपने हाथ में लेना चाहते हैं। हम लोगों का जो आइडेंटिटी है, हरोर में पिता गौरी माता स्वदेशो भुवनेत्रियम, ऑल ऑफ द प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू परम पुरुष। हम लोग सारे भाई बंधु, सब जीव, फ्लोरा फोना, इनर्ट एवरीथिंग आए हैं उसका उपयोग करने के लिए, जिसको जितना उपयोग की जरूरत है उसको करने के लिए। लेकिन यह जो अकुमुलेटिव मेंटलिटी है, उसने सबको डिवार किया है, वंचित किया है। और आज वंचित करने वाले ये 4 तत्व हैं मोटा मोटी। ये एथेइस्टिक फोर्सेस, ये सेकुलर फोर्सेस, ये डॉगमेटिक फोर्सेस, ये रिलीजियस डॉगमा, इसका बहुत बड़ा रोल है। ये कंफ्यूजन पैदा करना, ये रिलीजियस टेम्परिंग करते हैं। और काममय कोष पर, हर मनुष्य को काममय कोष, ये डिमांडिंग कोष जो है, जिसमें केवल 4 वृत्तियां ही का ही परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है, उसमें फंसाए रखकर उसको वंचित कर देते हैं परम पुरुष की ओर जाने में, स्पिरिचुअल साधना करने में। वो रिलीजियस, डॉगमेटिक और सुपरस्टिशियस अनुष्ठान, रिचुअल्स में लगे रहते हैं। उनका कोई दास, बल्क ऑफ द मेजॉरिटी का कोई दोष नहीं है। ये मासूम और मूक मानवता, ये जो कांट जैसा मेंटलिटी जिनका यही है कि ईश्वर अनुमान्य है, अनुमान किया जा सकता है, अनुभव नहीं किया जा सकता है। ये जो ऋषि मुनि महापुरुष, स्पिरिचुअल महापुरुष जितने भी इस ग्लोब में आए, ये इन लोगों से हार गए, इसलिए आध्यात्म की धारा क्षीण होती चली गई। बीच बीच में तारक ब्रह्म आए, महाकौल महासंभूति, भगवान सदाशिव ने इस संपूर्ण भेदाभेद को खत्म करके तंत्र योग की साधना को सबको दिया, सबसे कराया। वही चीज सोशल कॉन्शियसनेस प्लस स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस, गीता में जिसको हम देखते हैं, भगवान कृष्ण ने जो महाकौल
तारक ब्रह्म महाशंभूति थे, उन्होंने यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति के परिप्रेक्ष्य में अपना मोमेंटम संप्रदान करके उस आध्यात्म की धारा को बढ़ाया। फिर ये लोग डोमिनेंट हो जाते हैं। इन लोगों में दिक्कत क्या होती है कि अनुभूति करने का ये एग्जर्शन नहीं करते, ये दूसरों का अनुभूति पैंचा लेके इस शास्त्रों से कोटेशन जमा करके अपनी एक किताब बनाते हैं। हम लोग जानते हैं ना कि कुछ ऑथर्स होते हैं जिनको अपना कुछ नहीं है, लेकिन डिफरेंट कोटेशंस लेके एक अच्छा किताब पब्लिश करते हैं और अच्छा पैसा कमाते हैं। तो इस रिलीजियो स्पिरिचुअल दुनिया में भी ये जो अनुमान के आधार पर दूसरे की आध्यात्मिक अनुभूति को पैंचा करके अपने संस्कृति का ढोल पीटते हैं, अपनी सभ्यता का ढोल पीटते हैं, ये लोग इस डॉगमा और सुपरस्टिशंस को कायम करते हैं। और इस परम पुरुष जो सब में इनहेरेंट है, जो सब मनुष्य इसमें आध्यात्मिक साधना जो बहुत इजी और सिंपल साधना है, उस पर एक घटाटोप, एक स्मॉग, एक फॉग देते हैं कि कंफ्यूज कर जाए। आज धर्म के नाम पर, अध्यात्म विज्ञान के नाम पर अध्यात्म अगर बोलिए तो वो तुरंत आगे बढ़ के वो लोग कह देंगे हम भी आध्यात्मिक हैं। साधना के नाम पर ये डॉगमेटिक्स रिलीजियस अनुष्ठान, लेकिन आगे होने को उद्यत कि हम भी आध्यात्मिक हैं, ये शब्द को डिवैल्यूट कर देना चाहते हैं। तो आज की नई पीढ़ी जो हमारी है, नए बच्चे जो आ रहे हैं, नए युवक, नए इंटेलेक्चुअल्स, उनको यह जो साइंटिफिक एनालिसिस ऑफ स्पिरिचुअल साइंस है, माइक्रोवाइटोमिक साइंस है, उसको निरीक्षण, परीक्षण और समीक्षण की जरूरत है। और जरूरत करके इस छोटे से जीवन में वे अपने जीवन को सार्थक बना लें, साथ ही अपने परिवार, अपने समाज, अपनी दुनिया, सबको सार्थक बनावें। क्योंकि ये बुद्धि, वृत्ति और बोधि हम लोगों ने देखा इस आज के विमर्श में, ये सबको है। भगवान सबको सब चीज दिए हैं। भगवान के सुप्रीम कॉन्शसनेस के हम लोग डीएनए हैं, उनका डीएनए और सब जीवों का डीएनए एक ही है, एक रिप्लिका हम लोग हैं सभी। नो वन इज लेस देन एनीवन। ये सुपीरियरिटी, इंफीरियरिटी, सबऑर्डिनेटेड कॉपरेशन का जो अंबार लगा हुआ है, इससे अलग होकर अपने बुद्धि से तुरंत उसको जज करके यह जो सिंपल आध्यात्मिक साधना है, जो बीच में फल्गु धारा की तरह गौण हो जाती है, लेकिन अब भगवान श्री आनंद मूर्ति जी ने कृपा करके इसको माइक्रोवाइटोमिक साइंस में इसके स्पेक्ट्रम को, वर्णपट को पूरा साफ कर दिया है। इसलिए हम लोगों को साइंटिफिकली टेम्पर्ड और स्पिरिचुअली टेम्पर्ड होना चाहिए। जो देश की बात करते हैं उनको भी हेड ऑफ द स्टेट को होना चाहिए कि हमारा देश, छोटे छोटे देश, एक्चुअली हमारी आइडेंटिटी तो यही है, हरोर में पिता गौरी माता स्वदेशो भिन्नेत्रियम। ये जो छोटी छोटी आइडेंटिटी है वो तो काममय कोश की आइडेंटिटी है, और उसके डिसिप्लिन के अनुसार भी ये आध्यात्मिक साधक चलते रहेंगे। लेकिन उसको एब्सोल्यूट एंटिटी है कि सुप्रीम कॉन्शसनेस उनके पिता हैं, प्रोजेनिटर हैं, परमा प्रकृति उनकी सबकी माँ है, कॉजल मैट्रिक्स, और होल ऑफ द कॉस्मोस इज आवर होमलैंड। इस आइडेंटिटी को भूलने के अभाव में आज ये सारे बितंडे तमाशे खड़े किए जा रहे हैं। तो यह बुद्धि संपन्न मनुष्य
बोधि संपन्न मनुष्य, हर कोई बुद्ध हो सकता है। आदमी के कॉम्प्लेक्स को इतना दबा दिया गया है, इस डॉगमा, अंधविश्वास, रिलीजियस डॉगमा, मेटेरियलिस्टिक एजुकेशन, मेटेरियलिस्टिक ये भोगवाद, चलो यार खाओ पियो ऐश करो, और क्या करना है, इसमें हमारे बच्चे, हमारे पीढ़ियां, हमारी नौजवान कई एक अभिमन्यु की तरह इन लोगों के दुष्चक्र में फंस जाते हैं और उनको प्राण गंवाना पड़ता है। हम लोग आंखों देख रहे हैं, अभी भी रिसेंट अनेकों घटनाएं हो रही हैं। तो इनका जो विशियस सर्किल है, और ताज्जुब की बात यही है, इंटरेस्टिंग बात है कि जो दूसरों को एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं वो पैरासाइट होते हैं और अपने जीवन को भी नस्यात करते हैं। वो अपने जीवन का उद्देश्य ऑब्जेक्ट बनाकर खुद ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर जाते हैं। वो फ्लोरा फौना बन जाएंगे इस मनुष्य जीवन के बाद, वो अहिल्या जैसा पत्थर बन सकते हैं, ये उन्हें पता नहीं। लेकिन वे भी भाई बंधु हैं, सब लोग हमारे अपने हैं। और यह जो मैक्रोवाइटमिक एनालिसिस ऑफ द स्पेक्ट्रम ऑफ माइंड है, यह जो हमारा स्नायु तंतु और स्नायु कोश का जो प्रोटोजोइक, मेटोजोइक, कण कण में यह जो हमारा बॉडी है, ट्रिलियंस ऑफ सेल्स का जो कोऑर्डिनेटेड माइंड हमारा है, उसमें चित्त, अहम तत्व और महत तत्व है, उसमें बुद्धि और बोधि का विकास होने की प्रबल संभावना है। जो इस प्रयासरत है उसमें हो रहा है। और ये जो शक्ति संपादित मंत्र और साधना के द्वारा परम पुरुष में, उस सुप्रीम कॉन्शसनेस में उसका फ्यूजन वेरी इजीली हो सकता है। इसलिए ये बुद्धि बोधि का सदुपयोग आत्मोक्षार्थम जगत हिताय च के लिए, जो स्पिरिचुअल साइंस का डिक्टम है, जो माइक्रोवाइटमिक साइंस का गोल है कि निजी जीवन में, इंडिविजुअल लाइफ में इसको सैंक्टिफाइड करके, इसको प्यूरिफाइड करके, सात्विक भोजन लेके और अष्टांग योग की सभी साधनाओं को करते हुए, अष्टांग योग में भी जो माइक्रोवाइटमिक एक्सप्लेनेशन है, जो मिस इंटरप्रिटेशन है, उसको छोड़कर, मिस इंटरप्रिटेशन बहुत हैं, लोग चकित रह जाते हैं। आसन के नाम पर, आसन को जो कहा जा रहा है उसकी फुल ब्लूम व्याख्या चाहे तो जानते हुए नहीं कर रहे हैं या अनजाने में कर रहे हैं। प्राणायाम केवल एक श्वास, डीप इनहेलेशन, ऑक्सीजनेशन हो, श्वास का तो कुछ लाभ होता है, लेकिन उसमें हानि की भी संभावना रहती है, क्योंकि वृत्तियां एग्रेवेट हो जाती हैं और ज़्यादा चंचल हो जाती हैं। हार्मोन्स का सेक्रेशन अप डाउन होते रहता है, उससे कुछ रोग भी जनित होते हैं। इसीलिए कहा जा रहा है कि उसका जो मिस इंटरप्रिटेशन है, उसकी जो कुव्याख्या है, उसकी जो अपव्याख्या है, उसकी जो छद्म व्याख्या है, इससे बिवेयर होके, और इससे बिवेयर होना अति आसान है जब माइक्रोवाइटा साइंस को और भगवान श्री आनंद मूर्ति जी द्वारा दिए गए फिलॉसफीज और साधना पद्धति को आप अपनाएंगे तो क्लियर कट संवेदना के लिए न्यू ह्यूमनिज्म, नव्य मानवतावाद, जिसको कोई गले नहीं लगाए, सबको गले लगाते हुए, फ्लोरा और फौना और इनएनिमेट में भी अपना प्यार संचार करते हुए, और आनंद मार्ग दर्शन और आनंद मार्ग कल्ट को प्रैक्टिस करके, तंत्र और योग की साधना करके, प्लस यह जो हमारा देह है, इसके एग्जिस्टेंस के लिए प्राउड फिलॉसफी, जो सोशियो इकोनॉमिको स्पिरिचुअली बेस्ट फिलॉसफी है और लेटेस्ट एंड बेस्ट फिलॉसफी है, और अति सरल है, साइंटिफिकली टेम्पर्ड है, स्पिरिचुअली टेम्पर्ड है,
इसलिए भगवान श्री श्री आनंद मूर्ति जी ने जो भी फिलॉसफी दी है, वो ये ग्लोब देखते हैं ना, या फुटबॉल, उसको जिधर से छूइए उधर ही गोल लगेगा। ये राउंडनेस का आभास जहां छुए वहां ही लगेगा। इसलिए कहा गया है मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, पूजा मूलम गुरुपदम, भक्ति मूलम गुरुर्मूर्ति, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। तो उन्होंने स्पिरिचुअल टच ही नहीं, हर अणु-परमाणु को इस स्पिरिचुअल साइंस, इस तन्मात्रा जिसको हम वेव नहीं, लिविंग एंड लविंग वेव कहते हैं, क्योंकि यह संपूर्ण सृष्टि परम आनंद से उद्भूत हुआ है और परम आनंद में, सब्जेक्टिव आनंद में ही ये आप्यायित हो जाएगा। और इसी का इंडिविजुअल साधना करके उसमें जाना, और सोशल समाज को भी स्पिरिचुअल एक हाई जंप लेके जो आने वाला है, गैलोपिंग जंप होगा स्पिरिचुअलिटी में, जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जहां एक संवादना जिसकी चर्चा हम लोगों ने किया है, भगवान श्री श्री आनंद मूर्ति जी को कहते हैं कि वो फ्यूचर का जो मनुष्य होगा वह बहुत ही इंटेलेक्चुअली एडवांस होगा और स्पिरिचुअली एलिवेटेड होगा। ये उनका प्रेडिक्शन है। और वृथा न जाहि देव ऋषिवाणी, ये जो सुप्रीम कॉन्शसनेस तारक ब्रह्म महाकौल है, वो घटनाएं तो होती जा रही हैं। तो माइक्रोवाइटामिक साइंस का प्रैक्टिस करके हम लोगों को जो बुद्धि भगवान ने दिया है, और एक बात मैं 2 मिनट में कह दूं, हालांकि आयरन माउंटेन रिपोर्ट के चर्चा के क्रम में हमने कहा था कि ये इंपेरियलिस्टिक फोर्सेस डरते हैं, बोलते हैं कि हमारा एनिमी है वैल्यू ओरिएंटेड इंटेलेक्चुअल्स। तो होता यूं है कि काममय का कोष से आगे मनोमय कोष है, और मनोमय कोष में जिसका माइंड जाता है वहाँ इंट्यूशन और इंटेलेक्ट की उद्भूति होती है। ये जो साइंटिस्ट हमारे हैं, आइंस्टाइन हों, हॉकिंस हों, जो भी आए इस दुनिया में, उसी अतिमानस कोष के क्रम में आगे बढ़े। और एक बात और कह दूं, माइक्रोवाइटा साइंटिस्ट प्रोपोनेंट श्री प्रभात रंजन सरकार ने कहा है कि ये कॉस्मिक माइंड का काम मनुष्य अपने हाथ में ले लेगा। और वो साधना क्रम में बताते हैं कि जो साइंटिस्ट कुछ होते हैं जिनका माइंड बहुत एपेक्स्ड हो जाता है, पिन पॉइंटेड, पिनैकल्ड हो जाता है, बिना साधना किए हुए भी वो कॉस्मिक लेयर को टच करते हैं। उसका अप्लाइड इन्फरेंस यही है कि ये जो सुपरफिशियल इंटेलिजेंस है, आयु वृद्धि की बात है, प्राण संचार की बात है, लेबोरेटरी बेबी की बात है, ये सब तो जो चैलेंज थ्रो करते थे पहले ये बिब्लिकल वर्ल्ड के आदमी, या जो रिलीजियसिटी के लोग जिनके अंदर में खुद भगवान है और हिरण के जैसा वो बाहर खोजते फिरते रहते हैं। तो यह जो बुद्धि है, ये मनोमय जगत और अतिमानस जगत का ये चीज है। अब ये जो बुद्धि है ये सेमी इंडिपेंडेंट है। पहले कहा तो ये बुद्धि, ये इंटेलेक्ट जब टुवार्ड्स काम में जाता है, इसकी दिशा जब काम में कोष की ओर होता है, डिमांडिंग कोष जो इंद्रिय के माध्यम से एंजॉय करते हैं इस दुनिया में, तो वो प्रो मैटर हो जाते हैं। तो इसलिए दे आर ऑल्सो इंटेलेक्चुअल, नो डाउट, लेकिन वो प्रोटो मेटीरियल इंटेलेक्चुअल्स हैं। और जब मन प्रोटो स्पिरिचुअलिस्टिक होता है, जब हिरण्यमय कोष की उसका रुख होता है, एरो होता है, तो वह एरो
टारगेट को जाके हिट करता है, और वो होते हैं स्पिरिचुअल इंटेलेक्चुअल या इंटेलेक्चुअल स्पिरिचुअल। तो वही होते हैं वैल्यू ओरिएंटेड। इसलिए इंटेलेक्चुअलिटी का जो स्पेक्ट्रम है वर्णपट भी, सब लोग अपनी अपनी समीक्षा करें। और समीक्षा मैं इसलिए कहता हूं करने के लिए कि हस्तामलकवत है ये जो साधना, माइक्रोवाइटोमिक साधना है, ये पता चल जाएगा कि हमारी बुद्धि, हमारा इंटेलेक्ट प्रो काममय कोश है कि प्रो हिरण्यमय कोश है। इसलिए एक उपनिषद का वाक्य है, प्रणवो धनु सरो ह्यात्मा ब्रह्म तत्लक्ष्य उच्यते अप्रमत्तेन वेद्धव्यम सर्वत तन्मय भवेत। इसका अर्थ है प्रणवो धनु, पीछे की चर्चा में हम लोग कर चुके हैं। प्रणव हर साधक का जो इष्ट मंत्र है वही प्रणव है। वो जो ओंकार ध्वनि है वो एनालिटिक है, और यह प्रणव अनुमन को साधना के पथ से, धर्म पथ से आगे बढ़ाते हुए परम पुरुष में मर्ज करा देता है। तो यह इष्ट मंत्र ही प्रणव है। तो प्रणवो धनु, धनुष की चर्चा इसमें है। पर जिस युग में जैसा युग होता है वैसी उदाहरण दिया जाता है। तो धनुष क्या हुआ? प्रणव। प्रणवो धनु सरो ह्यात्मा। सर माना होता है वो तीर, एरो। वो क्या है? ये जीवात्मा, ये हमारा मन। तो उस पर अब तानिए, प्रणवो धनु सरो ह्या। टारगेट क्या है? ब्रह्म तत् लक्ष्य उच्यते। ब्रह्म तत् माना वह लक्ष्य है, यह कहा जाता। उच्यते माना इट इज ए डिक्टम। तो ब्रह्म टारगेट है। अब सेकेंड लाइन में है कि अप्रमत्तेन वेद्धव्यम। अप्रमत्त होके तीर छोड़िए। अप्रमत्त क्या हुआ? प्रमाद एक शब्द है जिसमें होता है बिगनिंग भी खराब, बिगनिंग भी, और एंड और मिडिल तीनों बेकार। तो ये स्पिरिचुअल अर्थ में इसको कहा जाता है, जब माइंड प्रो मेटेरियलिस्टिक होगा, काममय की ओर जाने के लालायित होगा, तो वो प्रमत्त हो जाते हैं, प्रमादग्रस्त हो जाते हैं, वो इंटॉक्सिकेटेड होते हैं इन भोगवाद। वो मेलाटोनिन के इंटॉक्सिकेशन में नहीं जाना चाहते हैं। वो जो ये हरिवंश राय बच्चन की एक कविता में है ना, इस पार प्रिय तुम हो मधु है, उस पार न जाने क्या होगा। उसको ऑब्सेशन होता है कि ये जो अभी इस दुनिया में है, खेल कूद रहे हैं, ये एंजॉय कर रहे हैं, काम में कोष में हम मास्टर हैं, निष्णात हैं, उसको अकुमुलेट भी कर रहे हैं। तो ये बच्चन रिप्रेजेंटेटिव उनका एक्सप्रेशन है कि एक माइंड होता है जो प्रोटो मटेरियल होता है, उसकी ये उक्ति है, यह रिप्रेजेंटेटिव कविता है। इस पार प्रिय तुम हो मधु है, उस पार न जाने क्या होगा। वो समझते हैं कि यह जो अनएक्सपीरियंस्ड स्पिरिचुअलिटी है वो शायद रिस्की है, क्योंकि मन का आगमन तो यात्रा पथ में आगे की ओर होता है। तो जिस रास्ते से वो आया है वो परिचित रास्ता है, उधर जाने में आसानी होती है, उसमें वो एंजॉय करता है ज्यादा। लेकिन आगे का रास्ता, हिरण्यमय कोश से आगे के परम पुरुष तक की यात्रा को रिस्की समझते हैं। इसलिए ये रिप्रेजेंटेटिव कविता है। इस पार प्रिय तुम हो मधु है, उस पार न जानो क्या होगा। उस पार मीन्स इन द वर्ल्ड ऑफ स्पिरिचुअलिटी। वहीं महादेवी वर्मा की एक कविता है, इसका उत्तर, तोड़ दो वह क्षितिज मैं भी देख लूं उस पार क्या है। यह जो मानसिकता है, साइको स्पिरिचुअल मेंटेलिटी, कि मैं देखना चाहता हूं कि उस पार, ये जो हिरण्यमय कोश के पार, हिरण्यमय परे कोशे बिरजंग ब्रह्म लक्षणम निष्कलम, तो उस पार जाने का एक साहस, ये मोरल स्टेमिना, तोड़ दो वह क्षितिज महादेवी वर्मा, मैं भी देख लूं उस पार क्या है। ये भी रिप्रेजेंटेटिव कविता है
साइको स्पिरिचुअल बेंट ऑफ माइंड के लिए। तो इसलिए ये जो इंटेलेक्चुअलिटी है ये दो भाग में बटा हुआ है। ये इंटेलेक्चुअलिटी की पैदाइश तो होती है अतिमानस कोश में, लेकिन जब वो मुखातिब होता है काममय कोश की ओर, इस दुनिया संसार के मेला रेला में खेलने के लिए, तो वो होता है प्रो मैटर। लेकिन वही माइंड जब प्रोटो स्पिरिचुअलिस्टिक हो जाता है तो वैल्यू ओरिएंटेड हो जाता है और उसका जीवन धन्य हो जाता है, और वो उस पार में एडवेंचर अक्रॉस द बॉर्डर लाइन ऑफ हिरण्यमय कोश परम पुरुष जो हैं उनमें एकीभूत होने के लिए आनंदित रहते हैं, और नहीं मिलने से उसका विरहानल जो है विरह वेदना में वो तड़पते रहते हैं, भक्ति की मांग करते हैं, और भक्ति संपन्न डिवोशनल ओरिएंटेशन साधक का अपने लक्ष्य तक पहुंचा देता है। इसलिए बुद्धि और बोधि, बुद्धि को बोधि की दिशा होनी चाहिए, प्रणवो धनु। बुद्धि से बोधि, वृत्ति से बुद्धि, बुद्धि से वृत्ति, ये हमारी दिशा है, यही हमारी प्रगति की दिशा है। स्पिरिचुअल साइंस, स्पिरिचुअलिसिस का पथ अपना के हम अपने जीवन को धन्य करें, अपने वृत्ति को बुद्धि में उपनीत कराएं और बुद्धि को बोधि में उपनीत कराकर उस बोधि और अपने अस्तित्व का संपूर्ण समर्पण परम पुरुष में कर दें, तो हम परम पुरुष हो ही जाएंगे। प्रभात रंजन सरकार, श्री श्री प्रभात रंजन सरकार का एक गाना है, उसका एक स्टेंजा मैं बोलता हूं, उसके बाद मैं ये विमर्श खत्म करता हूं। बॉडी is to serve one and all, mind to attend supreme call, spirit at the altar supreme, surrender and be supreme। यह जो शरीर मनुष्य का मिला है सबों की सेवा करने के लिए, सेवा नारायण भाव से मधु विद्या का प्रयोग करके, इसको ब्रह्मचर्य कहते हैं, सभी खंड वस्तुओं में अखंड का दर्शन करके सेवा। Body is to serve one and all, mind is to attend supreme call। बॉडी का नियंत्रण ब्रेन के हाथ में होता है और ब्रेन का नियंत्रण माइंड के हाथ में होता है। तो माइंड है किसका? जो वॉइस ऑफ कॉन्शसनेस हमारे अंदर से आता है, अनुचेतना से, परम पुरुष से, तो वो जो सुप्रीम कॉल है अंदर और बाहर से परम पुरुष का कॉल, उसको ध्यान देना है, उसको अपने जीवन में उतारना है। यह है मन का काम। माइंड इज टू अटेंड, पे अटेंशन टू परम पुरुष, माइंड इज टू अटेंड सुप्रीम कॉल, स्पिरिट एट द अल्टर सुप्रीम। यह जो हमारा जीवात्मा है, यह जो हमारा स्पिरिट है, सोल है, रूह है, कॉन्शसनेस है, इसको परम पुरुष में अर्पण करना। स्पिरिट एट द अल्टर सुप्रीम, सरेंडर एंड बी सुप्रीम। ये सरेंडर करें और हम सुप्रीम हो जाएं। ये है, इसलिए आनंद मार्ग की साधना माइक्रोवाइटमिक साधना है, फिजिको साइको स्पिरिचुअल। दिस कल्ट अभी तक जो अपव्याख्यायित है, कुव्याख्यायित है, कुव्याख्या, अपव्याख्या, छद्म व्याख्या, उसमें आध्यात्म को भी आइसोलेटेड प्रोसेस मानते हैं। जैसे सो कॉल रिलीजन वाले ढोल झाल बजाने के लिए आइसोलेट उसको करने देते हैं कि हमारे रास्ते में नहीं आओ, वो अपनी बयान। इसलिए दिस स्पिरिचुअल साइंस is not a isolated process, it is a holistic process। होलिस्टिक एक नया शब्द, इंटरकनेक्टेड होल, ऑर्गेनिक होल,
बॉल को जहां छुए वहीं गोल, ये एंगल ऑफ विजन है। इसलिए होलिस्टिकली हम लोग संगच्छध्वम के सुर में परम पुरुष में उपनीत होने के लिए, उसमें एकीभूत होने के लिए, उसमें सुप्रीम फ्यूजन के लिए हमको परम पुरुष की कृपा से यह डिवाइन बॉडी मशीन, साइकोलॉजिकल बायोलॉजिकल बॉडी मशीन मिला है इस छोटे से जन्म में। क्योंकि कल कौन सूर्योदय देखे या ना देखे, कब किसका जाना हो जाए। तो हमारी नई पीढ़ी, हमारे नए तरुण और नए युवक जो साइंटिफिकली टेम्पर्ड हैं, वो स्पिरिचुअली भी टेम्पर्ड होके, नॉट रिलीजियसली, ये बार बार मैं कहूँगा, क्योंकि ये रिलीजन इज जस्ट अपोजिट टू स्पिरिचुअल साइंस। ये प्रो मैटर है, प्रो काम में हो। इनके सभी देवी देवता भी काम में है, जो खाते हैं वही खिलाते हैं। इवन पशु भी देते हैं उनके खाने के लिए। तो इसीलिए बार बार स्पिरिचुअली टेम्पर्ड होके, स्पिरिचुअलिटी इज ए साइंस एंड होलिस्टिक साइंस। इस माइक्रोवाइटमिक साइंस को लेके वर्मा की कविता जो है, तोड़ दो वह क्षितिज मैं भी देख लूं उस पार क्या है, यह सत्साहस, यह मोरल स्पिरिचुअल स्टेमिना लेके साधना करें और अपना जीवन सार्थक हम लोगों को बनाना चाहिए। ये आनंदमय धरती हो जाएगी, ये संपूर्ण विश्व एक महाविश्व का निर्माण होगा, जो फिजिकली फिट होंगे, जहां सभी लोग मेंटली डेवलप्ड होंगे और स्पिरिचुअली एलिवेटेड, और सबका प्यार सब में शेयर करके, फ्लोरा फौना इवन इनएनिमेट वर्ल्ड को भी अपने प्यार से छलका के परम पुरुष में हम लोग निमज्जित हो जाएं, सुप्रीम कम्युनियन, सुप्रीम फ्यूजन, सुप्रीम कॉन्शसनेस में हो जाए। इसी कामना के साथ आज मैं अपने विमर्श को विराम देता हूं। आप सबों के अंतरस्थ परम पुरुष को प्रणाम करते हुए मैं यह विराम देता हूं।